गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आज? आई थिंक आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। एंड स्टार्ट करेंगे पार्ट 6, लॉ रिलेटिंग टू स्टाम्प। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 में वो सॉरी पार्ट 5 के अंदर। ठीक है। पार्ट 5 के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 6। इसमें हमने सेक्शन 20 पे बहुत फोकस किया था। सेक्शन 20 के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिया था। सेक्शन 20, 23, 24, 21, 22 एड वॉलरम ड्यूटी के बारे में बात की। कल मैंने एक टॉपिक छोड़ा था एनयूटी पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनयूटी से। ठीक है। तो कल का जो टॉपिक छोड़ा उसको अब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं एनयूटी से। तो चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कल मैंने छोड़ दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 25। 24 हमारा हो चुका था, आज हम बात करेंगे 25 की। ओके। जैसे मान लो एन्युटी का, अगर मतलब एन्युटी का मतलब होता है एक लंबे समय, एक फिक्स टाइम तक। ठीक है। एक फिक्स टाइम तक मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बात हो रही है एन्युटी की। एन्युटी का अगर पेमेंट होता है, मीन्स पार्टी ये प्रॉमिस कर रही है कि एक फिक्स टाइम तक मैं आपको पेमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, शर्मा जी जो हैं वो चोपड़ा जी से, किससे, चोपड़ा जी से प्रॉमिस करते हैं कि भाई चोपड़ू, मैं तुझे यहाँ पर 5 ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक पर ईयर जो है ना, वो 10,000 रुपीज दूंगा। तो अब यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी कितने पे लगेगी? तो बोला गया है भाई 10,000 इंटू 5 कर लो, इज इक्वल टू 50,000 रुपीज पर स्टाम्प ड्यूटी पे कर दो। यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। कल याद है, कल अपन ने एक बात करी थी जिसमें मैंने कहा था प्रिंसिपल पे लगेगा, ना कि इंटरेस्ट पे। यहाँ बात हो रही है प्रॉफिट की, कि मैं तू मुझे एक काम कर, तू मुझे ये चीज दे दे, मैं इसके बदले में तुझे हर साल 10,000 दूंगा अगले 5 सालों तक। जब ऐसी बातें होंगी तो जो पेमेंट होगा, मतलब यहाँ पे एक फिक्स समय के लिए बात हो रही है पेमेंट करने की, तो फिर वहां पे टोटल अमाउंट पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होगी। ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, चीजें समझते हैं। मान लो यहां पर भल्ला जी, एक और आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये दही बल्ला यार मेरा बहुत फेमस, मतलब फेवरेट है, इसलिए यहाँ पर अपन भल्ला जी की बात कर रहे हैं। ये भल्ला जी जो हैं ये प्रॉमिस कर रहे हैं वर्मा से, क्या कहते हैं, अबे वर्मू, मैं तुझे लाइफ टाइम तक, अगर तू मुझे तेरी प्रॉपर्टी दे देगा ना, तो मैं तुझे लाइफ टाइम तक, जब तक तू जिंदा है तब तक हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। तेरे को है ही क्या, न तेरी बीवी है न तेरे बच्चे, तू 10,000 रुपए पर मंथ मुझसे ले लिया कर और अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर। अब यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करेंगे? तो बोला गया है लाइफ टाइम के केस में हमें थोड़ी पता है कि वर्मा जी कब तक जिंदा रहेंगे। तो लाइफ टाइम के केस में, बोलो फटाफट, लाइफ टाइम के केस में हम अजम्पशन लेते 12 ईयर्स का, कितने साल का, 12 साल का। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। जो भी परसेंटेज होगा उसके हिसाब से पे करेंगे। अच्छा, बहुतों के दिमाग में डाउट हो रहा है कि सर अगर 5वें साल ही मर गया तो, या फिर बहुतों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि अगर ये मरा, अभी नहीं मरा, पर ये 15वें साल में मरा तो। अरे यार, डिस्कस कर रहे हैं ना, वेट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम वेट ही नहीं करेंगे और एकदम से हाई बाप करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो नाउ अब हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। चलो, यहाँ पे चोपड़ा जी बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए दूंगा हर साल, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, और जहां टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो यहां पर अजम्पशन लिया जाता है 20 ईयर्स का। जहां पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता, अब यहाँ पे लाइफ टाइम की भी बात नहीं हो रही है। यहां पर उसने न लाइफ टाइम बोला, न कोई फिक्स टाइम बताया, न तो लाइफ टाइम बोला, न कोई फिक्स टाइम बताया, मतलब कुछ भी नहीं बताया। यहां पर टाइम पीरियड ही मेंशन नहीं किया, तो फिर अजम्पशन लिया जाएगा 20 ईयर्स। यहां पर अजम्पशन क्या लिया जाएगा, 20 ईयर्स।
और बोला जाएगा कि 20 साल तक का क्या कर दो, आप पेमेंट कर दो। ना तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए बट वर्मा जी जो है वो 2 साल में ही क्या हो गए बेटा, तय बोल गए, या 2 साल में ही वर्मा जी डेथ हो गई उनकी, तो ऐसी सिचुएशन में 18 ईयर्स का जो रिमेनिंग है आप वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट से आप क्या कर सकते हो, क्लेम। अच्छा, क्लेम करेगा कौन भाई, वर्मा के एलआर। और अगर यही चीज एज इट इज लाइव, मान लो अगर वो लाइफ टाइम वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, अपन ने 12 साल लिया था, वर्मा जी 15 साल जी गए, तो वो 3 साल का पे कर दो। 8 साल ही जिए तो 4 साल का क्लेम कर लो। ठीक है, ईमानदारी से। तो स्टाम्प ड्यूटी तो ट्रांजैक्शन करते समय ही देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये टाइम स्पेसिफाई कर दिया, लाइफ टाइम के केस में 12 साल, जहाँ टाइम मेंशन नहीं है वहां 20 साल, और जहां पर फिक्स बोल दिया गया तो वहां बात ही खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 क्या बोलता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोल माइन, शर्मा जी ने जो है ना वो वर्मा जी से कोल माइन रेंट पे ली, लीज पे ली। ठीक है, ये लेजी हो गए, इन्होंने लीज पे ली फॉर 10 ईयर्स। कितने साल के लिए ली, 10 ईयर्स, 10 साल के लिए लीज पर ले ली। अब जितना कोयला निकलेगा शर्मा जी जो है वो वर्मा जी को रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि रॉयल मतलब कितना कोयला निकलेगा, क्योंकि भैया स्टैम्प ड्यूटी तो आज पे करनी है। स्टैम्प ड्यूटी तो आज पे करनी है, जिस दिन क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट की डेट पर पे करनी है। और कोयला तो फ्यूचर में निकलेगा, और कितना निकलेगा ये पता नहीं। कोयला फ्यूचर में निकलेगा, ये पता नहीं कितना निकलेगा। तो बोला गया दोनों पार्टीज लेजर और लेजी मिलकर डिसाइड कर लो, एस्टीमेट लगा लो कि कितना निकलेगा। मान लो एस्टीमेट लगाया 50,000 किलो, अगले 10 साल में निकलेगा। तो 50,000 इंटू पर यहाँ पर 50,000 किलो पर ईयर निकलेगा मान लो, तो इंटू 10 ईयर्स, तो 5 लाख पर क्या कर दो आप, 5 लाख पर स्टाम्प ड्यूटी पे कर दो, जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से। अब जिन सब्जेक्ट मैटर पे स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात समझना, क्योंकि क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी तो एड वैलोरम ड्यूटी लगती है ना। एड वैलोरम ड्यूटी मतलब प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो 5 लाख इंटू जो प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पर फिर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है ना कि सर शर्मा जी ने अपनी माइन को दे दिया, पर मान लो एस्टीमेट लगाया 5,000 किलो, लेकिन उन्होंने मेंशन किया, स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए मेंशन क्या करा, मात्र 2,000 किलो ही मेंशन किया, क्योंकि हर व्यक्ति स्टाम्प ड्यूटी बचाना चाहता है। तो फिर जब आपने अपने वॉलेंटरली इस तरह की हरकत करी, गवर्नमेंट से पैसा चुराया, तो फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पर कोर्ट भी, मान लो उन्होंने 2,000 किलो ही लिखा, तो कोर्ट भी 2,000 के हिसाब से ही कंपनसेट करवाएगी। तो यहाँ पर शर्मा जी तो बच जाएंगे, लेकिन वर्मा जी जिसकी लीज है वो फंसेगा। इसलिए उसको ऐसी हिदायत दी गई है कि आप ऐसा कुछ ना करें, वरना फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये वर्मा जी के घाटे की बात है। तो वो फिर सोच समझ के सोच ले कि भैया कम लिखना है या ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना घाटा थोड़ी करेगा। करेगा क्या? भविष्य में हर कोई व्यक्ति अपना अपना सोच समझ के चले। हाँ, मान लो अगर आपकी टर्म्स गवर्नमेंट के साथ हैं, अगर आप डील गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, तो जो वैल्यूएशन है वो तो फिर खुद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ही करेगा, तो वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। कौन करेगा? कलेक्टर ऑफ स्टाम्प। ठीक है, और अगर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं तो फिर वो उनकी ईमानदारी के ऊपर है। अगर मान लो आपने दोनों ने मिलकर एस्टीमेट लगाया, एस्टीमेट था 5,000 किलो और निकला 6500 किलो,
रियल कितना है 6500 किलोग्राम्स, तो 1500 का जाओ एक्स्ट्रा पे कर दो, ठीक है। पर हुआ ये कि निकला 3500, तो 1500 का क्लेम कर लो। क्लियर है भाई? आ गई बात समझ में अच्छे से? आई होप क्लियर हो गई ये बातें। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 27। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहीं ना कहीं हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। मतलब हम चल तो बुक के साथ ही रहे, बट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट तो ठीक ही ठीक है, पर आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि आप लोग फ्यूचर सीएस हैं। और फ्यूचर सीएस का काम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के हर मैटर में चेक करना कि ये व्यक्ति काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो सेक्शन 27 कहता है कंसिडरेशन टू सेट ऑफ, कंसिडरेशन टू बी सेट ऑफ। ये बोलता है हम इंस्ट्रूमेंट पर क्या शो करते हैं? अभी कंसिडरेशन शो करते हैं ना। ये मैंने आपको बता दिया है टॉपिक। कंसिडरेशन करते हैं, जैसे भाई मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख में हमने प्रॉपर्टी बेची। हमने 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची, तो प्रॉपर्टी जो 10 लाख रुपए में गई, 10 लाख में हमने प्रॉपर्टी बेची, मान लो शर्मा ने वर्मा को, तो कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख। अब कंसिडरेशन के बेसिस पर ही क्या लगेगा? स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, है ना। तो कंसिडरेशन किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा? तो कंसिडरेशन में कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं? अरे जो भी चीज मिला, जैसे डेब्ट सेटिस्फाइड हुआ, कल बताया था ना, जब डेब्ट सेटिस्फाइड हुआ और जो पेमेंट मिला, ये सारी चीजें जिससे कंसिडरेशन क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, वो सारी चीजें हम कंसिडरेशन के अंदर क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। वो सारी चीजें हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। मतलब जो भी चीजें मिली वो सब हमारे लिए क्या है? कंसिडरेशन है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में लिखा होना चाहिए। चलिए ये बात अच्छे से आ गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 29, पर्सन लाइबल टू पे ड्यूटी। अच्छा आप बोलोगे सर सेक्शन 28 क्यों छोड़ा? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एड वैलोरम ड्यूटी के बारे में है, पूरा का पूरा आपको रीड करना है। और कोई डाउट है? सेक्शन 28 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, केवल आपको रीड करना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके अंदर पूरा एड वैलोरम ड्यूटी के बारे में बताया गया है, याद है? एड वैलोरम ड्यूटी मतलब प्राइस, तो प्लीज प्राइस पर लगेगी, मूल्य बेस्ड, प्राइस बेस्ड स्टैम्प ड्यूटी कैसे चार्ज होती है? प्राइस बेस्ड ड्यूटी है वो। तो आप प्लीज उसको रीड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 29, पर्सन लाइबल टू ड्यूटी। ऐसे कौन से पर्सन हैं जो स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे? जैसे एक प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच दी तो स्टैम्प ड्यूटी बायर पे करेगा, जैसे शर्मा ने प्रॉपर्टी वर्मा को सेल की, तो शर्मा कौन हो गए? सेलर, और ये बायर। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे कौन करेगा? बट वैसे नॉर्मली केसेस में तो बायर पे करता है। तो ऐसे कौन से पर्सन हैं जो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करेंगे? तो आंसर 29 देता है। 29 कहता है कि दोनों पर्सन पहले तो म्यूचुअली डिसाइड कर लो। पहला क्या है? म्यूचुअली डिसाइड कर लो। कौन कौन डिसाइड करेगा? सेलर और बायर मिलकर डिसाइड कर लो भैया कौन देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं, इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है पार्टी। तो म्यूचुअली डिसाइड कर लो और पे कर दो, है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी स्टैम्प ड्यूटी कौन तो यहाँ पे दोनों मिलकर डिसाइड कर लो, दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड नहीं किया, और अब म्यूचुअली डिसाइड आप नहीं कर रहे, और यहाँ पर क्या हो गया? डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो फिर सेक्शन 29 घुसेगा। फिर आंसर किसने दिया है? सेक्शन 29। फिर वो क्या कहता है वो सुनो। वो पर्सन इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, जिसने इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया वो देगा। मतलब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है?
जिसने इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया सेलर बायर के केस में, सेलर और बायर के केस में बायर देगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है, क्या ले रहा है बेटा, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मान लो इंश्योरेंस कंपनी और एक शर्मा जी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी, कौन पे करेगा, इंश्योरेंस होल्डर। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस को छोड़कर, फायर इंश्योरेंस के केस में ये एक्सेप्शन है। थोड़ा पेन बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो फायर इंश्योरेंस के केस में कौन पे करेगा, फटाफट बोलो, इंश्योरेंस कंपनी। और नॉर्मल इंश्योरेंस के केस में कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पर्सन। कन्वीनियंस होता है, याद है, सेल के थ्रू ट्रांसफर। कन्वीनियंस के केस में बायर स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा, यार मैंने बताया ना, कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। लीज के केस में लेजी, ठीक है, लेजी पे करेगा। एक होता है लेजर और एक होता है लेजी। हाँ, लेकिन अगर काउंटर पार्टी, एक्सेप्शन क्या है, लीज कौन सी, काउंटर पार्टी लीज है, तो यहां पर लेसर पे करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज हो गया, अब एक्सचेंज क्या होता है वो भी सुनो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, शर्मा ने वर्मा को अपनी फैक्ट्री दे दी और वर्मा ने इसके बदले में इसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे दी। अब ये तो बाटा सिस्टम हो गया ना, मतलब एक दूसरे ने एक दूसरे को पैसा ना देकर क्या दे दिया, चीजें दे दी। तो फिर जिन जिन के हिस्से में जो आया भाई, अब यहाँ पर शर्मा जी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी पर स्टाम्प देंगे और वर्मा जी फैक्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी देंगे, मतलब जिस जिसको जो जो मिला उस उसके ऊपर पेमेंट कर दो। अब ऑक्शन की बात करें, ऑक्शन याद है ना, नीलामी में प्रॉपर्टी मिलती है। ऑक्शन के केस में जिस पर्सन के फेवर में सर्टिफिकेट ऑफ सेल गया, मतलब बायर, जिस पर्सन के सेल में सर्टिफिकेट ऑफ सेल इशू हुआ, वो पे करेगा स्टाम्प ड्यूटी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इस पर्सन को बोलूं तो ये बायर कहलाएगा। पार्टीशन, ये पार्टीशन हुआ, बंटवारा सुना होगा ना, शर्मा जी के दो बेटे प्यारे मोहन, इन दोनों में शर्मा जी अपने बोल गए, प्रॉपर्टी का क्या हुआ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट पार्टीशन हुआ, मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। तो प्यारे के मान लो 10 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्यारे को मिली और 5 मोहन को मिली। तो जो प्यारों को मिली, प्यारे उस प्रॉपर्टीज पर क्या करेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा, और मोहन अपनी वाली प्रॉपर्टीज पर स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा। क्लियर है, बहुत सीधी सी बात है। ये 29 कह रहे हैं, पहले तो डिसाइड करो म्यूचुअली, अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो भाई फिर ये केस है, 29 लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, रिसिप्ट मतलब क्या, जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपने विद्युत पे अगर पेमेंट किया होगा, पेमेंट उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। रिसिप्ट मतलब क्या, इस बात का प्रूफ है कि हमने आपसे पेमेंट रिसीव कर लिया है या आपने अपनी ड्यूटी, आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। तो रिसिप्ट पर भी क्या है, पेमेंट स्टाम्प ड्यूटी का करना होता है ना। तो पेमेंट कौन करता है, डेटर पेमेंट करता है। किसको करता है, क्रेडिटर को करता है। तो जो क्रेडिटर रिसिप्ट ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ कौन करेगा रिसिप्ट, अरे भाई लिख के कौन देगा कि यहाँ पेमेंट मिला। तो जो रिसिप्ट ड्रॉ कर रहा है मतलब क्रेडिटर, तो यहाँ पर पेमेंट स्टाम्प ड्यूटी का कौन करेगा, क्रेडिटर करेगा। मतलब इशूइंग अथॉरिटी, जिसने रिसिप्ट ड्रॉ करी मतलब इशू करी, वो व्यक्ति क्या करेगा, पेमेंट करेगा रिसिप्ट का। फाइनली आज के लिए पार्ट यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बड़ा था तो फिफ्थ मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। तो हम लोग अब 2 पार्ट में ये चैप्टर और कंप्लीट कर देंगे। टेंशन मत लो, बुक में बड़ा बड़ा दिख रहा है बट अब उसका इम्पोर्टेंस, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब डिस्कस भी करेंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको
मजा आएगा सुनकर। तो आज के लिए यही पार्ट खत्म कर रहा हूँ। ओके, अब पार्ट 6 जो रहेगा, डे 6, वो हम चालू करेंगे कल से। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स मत करना, लेक्चर सुनने के बाद उसको रिवाइज करना, और अभी आफ्टरनून ही हो रहा है तो पूरा दिन बाकी है। शब्बा खैर, शुभ दिन।